हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बच्चों, अगर आज तक आपको एक्टिव और पैसिव समझ में नहीं आया है तो आज यह मूड बना लीजिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ करके ही यहाँ से आज हटेंगे, पूरी तरह से समझ करके हटेंगे। और इसमें जितने भी समस्याएं आती हैं हम उन सब का निराकरण आज इस वीडियो में करने वाले हैं। यह वीडियो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। कंपटीशन परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और अपने एक्टिव और पैसिव के समस्याओं को निजात पा लीजिए पूरी तरह से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक्टिव होता क्या है, पैसिव क्या होता है। बच्चों, अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो एक्टिव माने होता है सक्रिय और पैसिव माने होता है निष्क्रिय। इसके नाम से ही हमें जानना चाहिए कि जिस वाक्य में काम करने वाला एक्टिव होता है वह एक्टिव वॉइस होता है, यानी जिस वाक्य में कर्ता सक्रिय होता है वह एक्टिव वॉइस होता है, और जिसमें कर्ता सक्रिय नहीं होता है वह पैसिव वॉइस होता है। हम ऐसे जानें कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य, और इसकी परिभाषा होगी कोई ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें कर्ता को पहले लिखा जाता हो, जिसमें कर्ता पर ज़्यादा जोर दिया जाता हो, वही आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। अर्थात कृतवाच्य का मतलब हो गया जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का मतलब मुख्य हो, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे ही हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, थ्योरी से नहीं समझ पाएंगे, आप एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल से समझिए कि होता क्या है। जैसे हम कहें राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। इस वाक्य को कहने के लिए हमने सबसे पहले राम लिखा, यही आपका सब्जेक्ट है। इसको हम यस से परिभाषित करें। अगला एग्जाम्पल देख लें, ये आपका पहला एग्जाम्पल मान लिया जाए, और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर कहना हो वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। इसमें देखिए यहाँ भी सबसे पहले वी कहा गया है जो इस वाक्य का सब्जेक्ट है, यानी ऐसा सब वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। किंतु इसी के विपरीत एक ऐसा भी वाक्य आपके सामने आता है जिसमें कर्ता बहुत मेन नहीं होता है, कर्ता बहुत मुख्य नहीं होता है, बल्कि कर्म ज़्यादा मेन होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। आप इनकी हिंदी देख लें। राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है, यह आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि राम इसमें पहले लिखा गया। हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, इन दोनों वाक्यों में बच्चों कर्ता पहले लिखा गया है, इसलिए इनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब इसी वाक्य को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं। हम इसको ऐसे कहने जा रहे हैं जिसमें हम जरूरी नहीं होगा और राम बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होगा, तो इसको जब दूसरे तरह से कहते हैं, यानी इसको पैसिव रूप में जब कहेंगे हम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है बच्चों कर्मवाच्य। नाम से ही पता चल रहा है कोई ऐसा वाच्य, कोई ऐसा कथन जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, उसे ही हम पैसिव वॉइस कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, कर्म आया, कर्म जिस वाक्य में होगा उसी का पैसिव बनेगा भी। यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो उस वाक्य का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, यह भी स्पष्ट है। अब वॉइस देख लीजिए,
पैसिव वॉइस, ये कर्मवाच्य, इसको कैसे हम कहेंगे, इसी बात को देख लीजिए। हम इसकी परिभाषा पर ही लिख देते हैं। कर्मवाच्य की परिभाषा है जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। इन्हीं दोनों वाक्यों को हम पहले लिखते हैं। इसमें देखिए राम करता है, राम के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो वर्ब है, इसको हम वर्ब कहेंगे। और इसमें देखिए हम करता है, खिलना क्रिया है, यानी ये वर्ब है। अब राम के द्वारा लिखने का काम जब हो रहा है तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है, एक पत्र पर, यही इस वाक्य का कर्म है। इसमें देखिए हम खेलेंगे, क्या खेलेंगे, क्रिकेट। यानी हमेशा हमें अगर कर्म खोजना हो किसी वाक्य में तो कर्म कैसे खोजेंगे ये जान लीजिए। वाक्य की पहले क्रिया तलाशेंगे, वाक्य की क्रिया तलाश करके इसके साथ हम प्रश्न करेंगे क्या लगाकर और किसको लगाकर, क्या लगाकर और किसको लगाकर। जब क्रिया से प्रश्न करेंगे तो अगर किसको लगाकर प्रश्न करने से कोई सजीव आंसर प्राप्त होता है तो वह कर्म होता है। क्या लगाकर जब प्रश्न करते हैं तो हमें निर्जीव शब्द प्राप्त होता है तो वह कर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, जब क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो निर्जीव जवाब आना चाहिए, और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे क्रिया से तो सजीव जवाब आना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें संतोषजनक मिलती हैं तो वह कर्म माने जाते हैं। आप इसी एग्जाम्पल में देखिए, इसे लिखता है से प्रश्न करो, क्या लिखता है तो मिलेगा एक पत्र, और क्या लिखता है यानी क्रिया लिखता है, क्या लिखता है तो मिलेगा पत्र यानी निर्जीव। पत्र निर्जीव है, इस प्रकार यह कर्म होगा, इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसमें देख लीजिए हम क्रिकेट खेलेंगे, क्या खेलेंगे, क्या लगाकर प्रश्न करिए तो आपको मिलेगा क्रिकेट, यह आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें ऑब्जेक्ट तय है कि इस वाक्य में क्रिकेट ऑब्जेक्ट है और इसमें एक पत्र ऑब्जेक्ट है। अब इसी को जब पैसिव रूप में लिखते हैं तो इन कर्म को पहले लिखा जाता है। अर्थात इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, ये आपका पहला वाक्य हो गया। अब इसी को अगर हम जब पैसे में चेंज करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिकेट को पहले लिखेंगे हम, तब आपका हो जाएगा क्रिकेट हमारे द्वारा, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाएगा, खेला जाएगा। देखिए अब ये दोनों वाक्य हम पैसिव रूप में लिख दिए हैं। यानी आपके मन में एक बात आ रही होगी कि जब हमारा काम एक्टिव से चल ही रहा था तो पैसिव क्यों बनाया गया। तो जानिए, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां कर्म सबसे पहले लिखा जाता है, और जब कर्म पहले लिखा जाता है तो उस वाक्य को हम एक्टिव रूप में नहीं लिख सकते हैं, हमें पैसिव में लिखना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लें, अगर आपको लिखना हो किताब बिक गई है, किताब बिक गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिना पैसिव के हम इसका अनुवाद कर ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पैसिव की अपनी अलग भूमिका होती है, एक्टिव की अलग भूमिका होती है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अगर समझ गए हो इसका परिचय, तो अब हम आपको इसका नियम बताते हैं कि एक्टिव को कैसे पैसिव में बदल जाता है। देखिए, एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको कुल 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। एक तो टेंस वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम, दूसरा मॉडल वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने का नियम, और तीसरा है अज्ञार्थक वाक्यों को कैसे हम पैसिव में बदलेंगे। 3 नियम है, तो आज हम आपको पहला नियम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, एक्टिव में पैसिव परिवर्तन का नियम, एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन का नियम। एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन का नियम देखिए बच्चों, बहुत ध्यानपूर्वक आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। इसमें जो पहला फार्मूला होता है, पहला पॉइंट होता है, वो है कर्म को कर्ता बनाते हैं, कर्म को कर्ता बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है पैसिव की सहायक क्रिया लिखते हैं,
पैसिव की सहायक क्रिया लिखते हैं। नंबर 3 है आपने लिखा पैसिव की सहायक क्रिया लिखते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। चौथा पॉइंट आपका है कर्म पूरक को लिखते हैं यदि है तो। अब इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम राइट से लेटर, इसमें राम सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है और लेटर ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इस वाक्य में यह चौथा पॉइंट नहीं लिखा जाएगा जब इसका पैसिव बनाएंगे हम। बाई का प्रयोग करते हैं 5वें नंबर पर और 6वें नंबर पर होता है कर्ता को कर्म बनाते हैं। आप लोग इस सूत्र को क्रम से, ये 6 पॉइंट क्रम से याद कर लेंगे तो ही आप पैसिव बना पाएंगे। ध्यान रहे इस सीरियल को बिगाड़ना नहीं है, आपको इसी क्रम से सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए तो ही आप पैसिव बनाने में सफलता पाएंगे। अब आपके सामने 2 समस्याएं हैं। एक है कर्म को कर्ता कैसे बनाते हैं, दूसरा पैसिव की सहायक क्रिया कैसे लगाते हैं। तो इन सहायक क्रियाओं की सूची हम एक बनवाने जा रहे हैं। आप इस सूची को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए। बच्चों आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। इस चार्ट की मदद से हम आपको पैसिव की सहायक क्रिया की सूची बनाने जा रहे हैं। आपका ऊपर हेडिंग होगा पैसिव की सहायक क्रिया की सूची। तो आप इसमें 3 कॉलम कुल बनाएंगे। पहले कॉलम में टेंस हो जाएगा, दूसरे कॉलम में एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब यानी एक्टिव की सहायक क्रिया, दूसरे कॉलम में पैसिव की एचबी यानी पैसिव की सहायक क्रियाएं हम इस कॉलम में दर्ज कराएंगे। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं बच्चों कि 12 टेंसों में से सिर्फ 8 टेंसों की पैसिव बनती है, तो हम उन्हीं 8 टेंसों की सहायक क्रियाएं आपके सामने दर्ज करने जा रहे हैं इस चार्ट में। इस चार्ट को बढ़िया से लिख करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम एक किनारे से ये जो चारों टेंस हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती है, वो पहले नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, दूसरे नंबर पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तीसरे नंबर पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और चौथे पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन चारों टेंसों की पैसिव नहीं बनती है। तो हम बाकी जो 8 टेंसों की पैसिव बनती है उनकी सहायक क्रिया देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव की सहायक क्रिया बच्चों होती है डू या डज, आपको तो याद ही होगा। इसके पैसिव की सहायक क्रिया होती है इज, आई एम, आर। पैसिव की सहायक क्रिया हो गई। अब देख लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है इज, आई एम, आर। इसके पैसिव की सहायक क्रिया देख लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव की सहायक क्रिया होती है इज बीइंग, आई एम बीइंग। आई एम बीइंग लिखा है BEING, आई एम बीइंग के बाद हो जाएगा आर बीइंग, आर बीइंग। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। यदि इसकी सहायक क्रिया देख लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव की सहायक क्रिया हो गई इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग। आइए अगले टेंस पर चलते हैं। जो आपका अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी सहायक क्रिया आपको याद ही होगी हैज और हैव होता है टेंस में। जब इसके पैसिव की सहायक क्रिया आपको लिखना होगा तो लिखेंगे हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अब जब ये पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया जो लिखी जाती है वो टेंस की सहायक क्रिया होती है डिड और उसके पैसिव की सहायक क्रिया होती है वाज या वर। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आ जाइए, इसकी जो सहायक क्रिया होती है टेंस की वो होती है वाज और वर, वाज और वर। और उसके पैसिव की सहायक क्रिया हो जाएगी बच्चों, जिस प्रकार यहाँ बीइंग बढ़ा था उसी प्रकार यहाँ भी बीइंग बढ़ जाएगा, वाज बीइंग, वर बीइंग। फिर पास्ट परफेक्ट, इसकी जो सहायक क्रिया होती है बच्चों वो होती है हाइड। आपने टेंस पर पढ़ा होगा, हाइड इसकी सहायक क्रिया होती है और पैसिव की सहायक क्रिया हो जाती है हाइड बीन। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया तो आपको पता ही होगा, विल और शैल।
इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव की जो सहायक क्रिया हो जाएगी विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी हो जाएगा। अब देख लीजिए फ्यूचर परफेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है बच्चों वो होता है विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। इसको जो पैसिव की सहायक क्रिया हो जाएगी बच्चों वो होगा विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। बच्चों ये सहायक क्रियाएं आपके दिमाग में पूरी तरह से फीड होनी चाहिए, पूरी तरह से याद होनी चाहिए, तो ही आप पैसिव बना पाएंगे, अन्यथा आप पैसिव नहीं बना पाएंगे। इन सहायक क्रियाओं को बढ़िया से याद कर लीजिए। केवल 8 ही टेंसों की सहायक क्रिया याद करनी बहुत ज़्यादा कठिन काम तो नहीं है। अब जो समस्या आपके सामने आती है वो आती है कि कैसे हम कर्म को कर्ता बनाते हैं और कर्ता को कर्म बनाते हैं। तो एक और सूची हम बनवाना चाह रहे हैं, कर्ता और कर्म की सूची। तो चलिए उस सूची को भी हम लोग देख लेते हैं। बच्चों कर्ता और कर्म की सूची तो आपने देख लिया, सॉरी सहायक क्रिया की सूची आपने देख लिया। अब हम कर्ता और कर्म की सूची यहाँ पर देखने जा रहे हैं। बच्चों कर्ता को जब कर्म में बदला जाता है तो केवल प्रोनाउन बदले जाते हैं। अगर कोई नाउन है, कोई नाम है तो उस नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर चाइल्ड करता है तो चाइल्ड कर्म भी होगा, अगर मोहन करता है तो मोहन कर्म ही होगा, अगर सोहन कर्म है तो सोहन को ही कर्ता बनाएंगे। लेकिन समस्या इसमें आती है ये प्रोनाउन में, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और हु, इन सब का जो ऑब्जेक्ट रूप होता है वह आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे। साथ में साथ ही साथ आपको अपने की अंग्रेजी भी बता देते हैं, इनका पजेसिव फॉर्म क्या होता है, इनका अपने का अंग्रेजी क्या होता है। जैसे आई का अपने का अंग्रेजी होता है माई और कर्म होता है मी। वी का अपने का अंग्रेजी होता है आवर और कर्म होता है अस। यू का अपने का अंग्रेजी होता है योर और कर्म होता है यू। ही का अपने का अंग्रेजी होता है हिज और कर्म होता है हिम। सी का अपने का अंग्रेजी होता है हर और इसका कर्म भी होता है हर। ई का होता है इट्स और इसका कर्म भी इट ही होता है। दे का अपने का अंग्रेजी होता है देयर और कर्म होता है देम। हु का अपने का अंग्रेजी एक्चुअली होता है हुज, हुज और इसका जो कर्म होता है वो हुम। ये दोनों सूची जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आप बढ़िया से पैसिव नहीं बना पाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, कैसे हम पैसिव बनाते हैं आपको पूरी प्रक्रिया समझा दे रहे हैं। जैसे लिखें सी प्लेज क्रिकेट डेली। सी प्लेज क्रिकेट डेली। हमें इसका अगर पैसिव बनाना हो बच्चों तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पता करेंगे कौन सा टेंस है। किसी भी वाक्य को यह जानने के लिए कि कौन सा टेंस है हम उसमें सहायक क्रिया तलाशते हैं। इसमें सहायक क्रिया नहीं है, और जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होती है तो दो टेंस हो सकता है, या तो वह प्रेजेंट इनफिनिट होगा या तो प्रेजेंट पास्ट इनफिनिट होगा। इसमें प्ले में यस लगा हुआ है इसलिए पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसमें ऑब्जेक्ट खोज लीजिए बच्चों। ये तो पता है सब्जेक्ट है। सी के द्वारा कौन काम हो रहा है, खेलने का, और खेलने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, क्रिकेट पर, तो यही आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक, ये आपका वर्ब हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओसी इसको मान लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पैसिव बनाना है, ये पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें फार्मूले अपनाने हैं। पहला फार्मूला आपने लिखा है कर्म को कर्ता बनाते हैं, इसमें कर्म है क्रिकेट तो क्रिकेट को हम आगे ले आएंगे तो हो जाएगा क्रिकेट। अब हमें क्रिकेट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव की सहायक क्रिया लगानी है बच्चों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव की सहायक क्रिया आप देख लीजिए, क्रिकेट के अनुसार इज लगेगा, आइम तो लगेगा नहीं क्योंकि आइम आई के साथ लगता है, आर लगेगा नहीं क्योंकि आर तो प्लूरल के साथ लगता है, इसलिए यहाँ क्रिकेट के साथ इज लग गया। अब आइए तीसरे पॉइंट पर। आपने तीसरा पॉइंट लिखा होगा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म लगाना होगा तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, ये प्लेड हो गया। अब हमें लिखना चौथे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम कर्मपूरक कहते हैं, तो कर्मपूरक इसमें है डेली, डेली हो गया।
अब हमें 5वें पॉइंट पर लिखना है बाई का प्रयोग और 6वें पॉइंट पर कर्ता को कर्म बनाना है और कर्ता है सी और सी का कर्म हो जाएगा हर। कैसे पता चला? यहाँ देखिए सी का कर्म है हर। चलिए एक बात और देखते हैं। दे विल हेल्प अस टुमारो। दे विल हेल्प अस टुमारो। बच्चों इसमें कर्म तलाशना है, पहले कर्म तो तलाश लें। कर्ता तो आपको सबसे पहले मिल ही गया, दे हो गया। इसमें विल आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी, हेल्प आपका मुख्य क्रिया हो जाएगा। अगर कर्म है तो वह मुख्य क्रिया के बाद ही होगा और मुख्य क्रिया के बाद लिखा अस, इसलिए यही इस वाक्य का कर्म है। और आप जानते हैं कि अस का कर्ता होता है वी, यानी जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम शुरू करेंगे वी से। पहला पॉइंट हमने प्रयोग किया, कर्म को कर्ता बनाया तो अस का कर्ता हमने बना लिया वी, और वी के साथ हमें सहायक क्रिया लगाना बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया विल शैल होती है। जब पैसिव में लिखना होता है तो विल भी शैल भी, हमें वी के साथ सहायक क्रिया लगाना है तो विल भी तो लगेगा नहीं, शैल भी लगेगा, शैल भी। क्योंकि विल भी लगता है, कहाँ गया, विल भी लगता है सेकंड और थर्ड कर्ता के साथ, और यहाँ आपका कर्ता वी है तो वी के साथ शैल भी लगाएंगे। अब हमें तीसरा पॉइंट लिखना है, तीसरा पॉइंट थर्ड फॉर्म तो हेल्पेड हो जाएगा, वी शैल बी हेल्पेड, और कर्म पूरा कब हो जाएगा, टुमारो, टुमारो बाई। ये 5वें नंबर पर बाई लग गया। 6वें नंबर पर दे का कर्म, यानी कर्ता को कर्म बनाते हैं तो दे का कर्म हो जाएगा देम, पूरा बन गया। वी शैल बी हेल्पेड टुमारो बाई देम। आपके एक्टिव केंद्र थी वह कल हमारी सहायता करेंगे। हिंदी इसका जो पैसिव रूप बना वो बनेगा उनके द्वारा हम आएगा। अगला भाग देखें, ही इज कॉलिंग हर, ही इज कॉलिंग हर, वह उसको बुला रहा है। ये पता चल गया इज लगा हुआ है, आईएनजी है, इसका मतलब इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये तो जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको टेंस का ज्ञान नहीं हुआ तब तक आप पैसिव नहीं बना सकते, इसलिए टेंस का ज्ञान सबसे पहले आपको कराया गया है हमारे द्वारा। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाओगे तो हर का कर्ता हो जाएगा सी। इतना क्लियर हुआ? हर का कर्ता सी। कैसे पता चला? कर्म वाले लाइन में देखो कहीं हर दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर। अब इसका कर्ता तलाशोगे तो सी मिलेगा। अब सी के अनुसार हमें सहायक क्रिया लगाना किस टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर आपको याद नहीं है तो इस सूची से देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया इज बीइंग, आई एम बीइंग और आर बीइंग होती है। हमें सी के अनुसार लगाना है तो इज बीइंग लग जाएगा, सी इज बीइंग। तीसरे पॉइंट पर हमें लगाना होता थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म काल का थर्ड फॉर्म अब लिखेंगे कॉल्ड, और फिर कर्म पूरक इसमें है नहीं तो चौथा नंबर आपने लिखा होगा कि कर्म पूरक का प्रयोग करते हैं यदि है तो यदि नहीं है तब क्या करेंगे, तो नॉट लगाइए। यहां सीधा बाई का प्रयोग कर दीजिए 5वें नंबर का, और 6वें नंबर पर ही का कर्म हो जाएगा हिम। कहाँ कठिन है? कठिन कैसे है? जब हम कठिन मानेंगे तब कठिन लगेगा। पूरा बन गया, सी इज बीइंग कॉल्ड बाई हिम। एक वाक्य और देख लीजिए, आई एम टीचिंग मोहन, आई एम टीचिंग मोहन, मैं मोहन को पढ़ा रहा हूं। इसमें कर्म है मोहन, कर्म मोहन है और कहता है आई, यही तो है। यहां निशान बना दे नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो गए। आई एम टीचिंग मोहन, मैं मोहन को पढ़ा रहा हूं। इसमें आपका कर्म है मोहन, तो मोहन को जब कर्ता बनाओगे बच्चों तो मोहन ही बनेगा। हमने आपको बताया था कि नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब मोहन कर्ता हो गया, इसी मोहन के अनुसार में सहायक क्रिया लगाना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो इज बीइंग यहां भी लग जाएगा, मोहन इज बीइंग। अब हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। मोहन इज बीइंग टॉट, कर्म पूरक इसमें है नहीं तो सीधे बाई का प्रयोग कर दीजिए अब, और बाई का प्रयोग करने के पश्चात आई का कर्म मी हो जाएगा। मोहन इज बीइंग टॉट बाई मी। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देख लीजिए, लिखा है
ही स्टोल माई पेन, ही स्टोल माई पेन, उसने मेरी कलम चुराया। तो यहां देखिए फिर सहायक क्रिया नहीं दिख रही है, और जब किसी वाक्य में सहायक क्रिया ना दिखे तो वह दो ही टेंस हो सकता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। चूंकि यहां सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, स्टोल लिखा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, इन टेंस पता चल गया। कर्ता खोज लीजिए, कर्ता तो आसान ही है, ही हो गया। कर्म क्या होगा? माई पेन, मेरी कलम, मेरी कलम इसमें कर्म है। अब इसी को कर्ता बनाते हुए हम इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से, आपका आंसर बन जाएगा माई पेन। सबसे नंबर 1 पर माई पेन हो गया। दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया लगानी है, तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया आपको याद होनी चाहिए, वाज और वेयर, पैसिव की। तो पैसिव की सहायक क्रिया माई पेन के अनुसार आप वाज लगाएंगे, माई पेन वाज। थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टोल का थर्ड फॉर्म बच्चों होता है स्टोलन, STOLEN। माई पेन वाज स्टोलन, कर्म पूरक है नहीं तो भाई लगा लीजिए, और करता था ही तो ही का कर्म हिम हो गया, पूरा बन गया। ही स्टोल माई पेन का पैसिव, माई पेन वाज स्टोलन बाई हिम। अगला देखिए, दे हैड टेकन द लंच, दे हैड टेकन द लंच, उन्होंने लंच ले लिया था। दे हैड टेकन द लंच का मतलब हो गया वे लंच ले चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट है बच्चों, हैड से पता चला पास्ट परफेक्ट है। टेकन यहाँ क्रिया है, द लंच यहाँ कर्म है, तो आपका जो आंसर बनेगा यहीं से बनेगा, द लंच, द लंच हो गया। लंच के बाद हमें सहायक क्रिया लगानी है पास्ट परफेक्ट, अगर याद नहीं है तो यहां से देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड बीन होती है, तो यहां हैड बीन कर दीजिए आप, हैड बीन। अब हमें कर्म पूरक लिखना है, कर्म पूरक इसमें है ही नहीं, लंच के बाद कुछ नहीं लिखा है, तो आप सीधे बाई का प्रयोग कर दीजिए, सॉरी थर्ड फॉर्म लगाना भाई, द लंच हैड बीन टेकन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। फिर बाई लगा करके अगला कर्ता को कर्म बनाना है, तो दे का कर्म होता है देम, पूरा आंसर बन गया, द लंच हैड बीन टेकन बाय देम, यानी लंच दोपहर का भोजन उसके द्वारा लिया जा चुका था। एक और वाक्य देखें, द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, द टीचर वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिए, इस वाक्य में करता है द टीचर, टीचिंग आपका क्रिया है और द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसे बनाएंगे तो द स्टूडेंट्स को आगे लाना पड़ेगा आपको, तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आपका कर्म हो गया। अब द स्टूडेंट्स के अनुसार हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इस वाज से पता चल रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज बीइंग और वेयर बीइंग होता है। तो द स्टूडेंट्स बहुवचन कर्ता के अनुसार हमें सहायक क्रिया लगाना पड़ेगा वेयर बीइंग, वेयर बीइंग, द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका टीच का थर्ड फॉर्म जानते हैं ना, टाट होता है, टाट, और कर्म पूरक इसमें है नहीं, तो फिर से आप वही काम करिए, बाई का प्रयोग कर दीजिए, और अंत में कर्ता को कर्म बनाना है, तो कर्ता द टीचर था। टीचर भी एक कॉमन नाउन है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम उसी को उठा करके यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये आपका आंसर हो गया, द स्टूडेंट्स वेयर बीइंग टॉट। पता है ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे नहीं आएगा, आप जितने ज्यादा एक्सरसाइज करोगे उतने ज्यादा आपके समझ में आएगा। कुछ हम प्रश्नवाचक आपको बता देते हैं जो ज्यादा घुमावदार होते हैं। देखें, डिड ही लाइक यू, डिड ही लाइक यू। बच्चों ये तो पता चल रहा कि पास्ट इंडेफिनिट है और प्रश्नवाचक है, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सारा काम वही करना है जो पहले करते थे, बशर्ते हमें जब उत्तर लिखना होगा तो सहायक क्रिया को कर्ता के बाद लिख देना होगा, क्योंकि प्रश्न में भी ही के पहले सहायक क्रिया है, आपके आंसर में भी सहायक क्रिया ही जो हो जाएगी कर्ता से पहले। यहां भी पहले कर्म को कर्ता बनाइए, कर्म को कर्ता बनाएंगे तो यू आपका इसमें कर्म था, तो इसका कर्ता यू हो जाएगा। अब यू के अनुसार पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया यू से पहले लिखनी है, तो पास्ट इंडेफिनिट देखिए कहां है, पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है वाज और वेयर।
यू के अनुसार आपको लगाना होगा, तो आप लिखेंगे वेयर, वेयर यू। अब हमें लिखना थर्ड फॉर्म, तो लाइक का थर्ड फॉर्म होता है लाइक्ड, वेयर यू लाइक्ड, और कर्म पूरक है नहीं तो बाई का प्रयोग कर लीजिए, वेयर यू लाइक्ड, बाई का प्रयोग करके ही का कर्म हो जाएगा हिम, अंत में प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। पूरा वाक्य आपका बन गया वेयर यू लाइक्ड बाय हिम, वेयर यू लाइक्ड बाय हिम। अगला वाक्य देखें, इज सी हेल्पिंग अस, इज सी हेल्पिंग अस, क्या वह हमारी सहायता कर रही है। तो ऐसी अवस्था में फिर आप कर्म को कर्ता बनाइए, तो अस का कर्ता हो जाएगा वी, और वी के साथ आपकी जो सहायक्रिया हो जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वो आर बीइंग हो जाएगा। तो आर पहले कर दीजिए, बीइंग को बाद में कर दीजिए, आर वी बीइंग। अब हमें थर्ड फॉर्म लिखना होगा, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्पेड, आर वी बीइंग हेल्पेड, यानी एक नंबर पर इसे लिखा गया, ये 2 नंबर पर सहायक्रिया लिखी गई, 3 नंबर पर थर्ड फॉर्म लिखा गया। चौथा नंबर क्या होता है याद है? चौथा नंबर आपको याद होना चाहिए, चौथा नंबर कर्म पूरक, और उसमें कर्म पूरक नहीं है तो 5वां नंबर लगाइए। 5वां नंबर क्या है? बाई का प्रयोग है, बाई का प्रयोग कर लीजिए। 6वां पॉइंट है कर्ता को कर्म बनाते हैं, तो कर्ता आपका है सी, और सी का कर्म होता है हर, यहां प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। पूरा बन गया। इज सी हेल्पिंग अस का पैसिव, आर वी बीइंग हेल्पेड बाय हर। तो हमें उम्मीद है प्रश्नवाचक भी आप कुछ समझ गए होंगे। एक और प्रश्नवाचक देखते हैं। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज ही नॉट बाइंग द बुक्स, यानी वह किताबों को क्यों नहीं खरीद रहा था। अब इसका पैसे बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले व्हाई तो उतार ही लीजिए, क्योंकि व्हाई प्रश्नवाचक शब्द है और ये हमेशा वाक्य का सिरमौर होता है, हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है। व्हाई को पहले लिख करके यहाँ सहायक्रिया की जगह छोड़ दीजिए और आप कर्म को ढूंढ लीजिए। इसमें कर्म क्या है? क्रिया के बाद कर्म होता है, अर्थात द बुक्स, इसमें आपका कर्म है, तो द बुक्स को हमने कर्ता बना दिया। अब इसी के अनुसार हमें सहायक्रिया लगानी है, पास्ट कंटिन्यूअस। वाज का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस हुआ ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक्रियाएं वाज बीइंग, वेयर बीइंग होती है। बुक्स के अनुसार वेयर बीइंग होना चाहिए, वेयर इधर लगेगा और बीइंग यहां लग जाएगा। व्हाई वेयर द बुक्स बीइंग, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाई का बाट, BOUGHT, बाई का थर्ड फॉर्म बाट हो गया। कर्म पूरक है नहीं तो बाई लगा लीजिए, और बाई लगाने के बाद करता था ही, और ही का कर्म आप बहुत दिनों से लिख रहे हैं हिम, यह आपका आंसर हो गया। व्हाई वेयर द बुक्स बीइंग बाट बाय हिम, लेकिन अभी कुछ छूट रहा है, नॉट छूट रहा है। तो नॉट को कहां लगाते हैं? इस कर्ता के बाद लगाते हैं, यानी व्हाई वेयर द बुक्स नॉट, यही आप नॉट बढ़ा लीजिए। व्हाई वेयर द बुक्स नॉट बीइंग बॉट बाय हर। आपको कहीं लिखवाया गया होगा कि नॉट का स्थान साधारण वाक्यों में सहायक्रिया के पश्चात होता है और प्रश्नवाचक वाक्यों में कर्ता के पश्चात नॉट को लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अगला एग्जाम्पल देखें, व्हेन विल दे सेल द पेन, बेचेंगे। यहाँ भी वही काम, सबसे पहले आप व्हेन को तो उतार ही लीजिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, हमसे पहले लिखा जाएगा। अब हमें कर्म लिखना है, कर्म है द पेन, द पेन को यहाँ उतार लीजिए, और द पेन के अनुसार आपकी सहायक्रिया हो जाएगी विल बी, व्हेन विल द पेन बी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेल का सोल्ड। कर्म पूरा है नहीं तो बाई लगा लीजिए, और कर्ता को कर्म यानी दे का कर्म हो जाएगा देम। यानी जब भी कोई WH टाइप शब्द आवे, WH टाइप, व्हेयर, व्हाई, व्हेन आदि अगर आता है तो आप इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन 2 शब्द ऐसे हैं WH टाइप में जिनका नाम है व्हाट और whom, व्हाट और हु कह लीजिए, व्हाट और हु, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा विशेष तरीके से बनते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि व्हाट और हु पैसिव में चेंज किए जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा
लेकिन हम शॉर्टकट में कितना करें, इससे ज़्यादा करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखें हम हु वाले वाक्य को लिखते हैं, हु इज कॉलिंग अस, हु इज कॉलिंग अस, यहां पर समाचार लगा लीजिए, हु इज कॉलिंग अस, हमें कौन बुला रहा है। बच्चों यहां देखिए ये जो WH था हु, यह प्रश्नवाचक शब्द तो है ही, यह कर्ता का भी काम करता है, यह सब्जेक्ट का भी काम करता था, यानी यह डबल रोल में होता है। डबल रोल समझते हैं ना, ये कई व्यक्ति जब दो भूमिकाएं अदा करता है तो उसको डबल रोल कहते हैं, दोहरी भूमिका कहते हैं, या दोहरी भूमिका में है। इट इज सब्जेक्ट एंड इट इज आल्सो द इंट्रोगेटिव वर्ड। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप कहते हैं व्हाई क्या है, तो व्हाई केवल प्रश्नवाचक शब्द है और कर्ता इसमें ही था, लेकिन यह दोनों काम कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द भी है और कर्ता भी है। चलिए इसको हम पैसिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। आप वही फार्मूला पहले लगा लीजिए जो हम लगाया करते थे। सबसे पहले कर्म को कर्ता बनाइए, कर्म को कर्ता बनाओगे तो अस का हो जाएगा वी। अस का कर्ता क्या होता है, यहाँ देख लीजिए भाई अगर नहीं याद है, अस ये है, अस का कर्ता वी होता है। हमने वी लिख दिया। अब हमें वी के अनुसार सहायक्रिया लगानी है, इज लगा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अनुसार, तो वी के अनुसार आर बीइंग, आर बीइंग समझ जाएंगे, इसको बढ़िया से लिख दें, BEING, आर बी बीइंग। थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। आप थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखते थे, चौथे नंबर पर बाई लगाते हैं, कर्मपूरक लिखते थे, कर्मपूरक है नहीं, पांचवें नंबर पर बाई लगाते थे, और छठवें नंबर पर होता था कर्ता को कर्म, तो हु का कर्म होता है हुम, यही तो होता है। लेकिन हमारा आंसर सही नहीं है, हमने फार्मूले तो अप्लाई कर दिए लेकिन हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि ये जो WH टाइप शब्द है इसका स्थान हमेशा सबसे पहले होता है, यानी हम इसको उठा करके आगे लाएंगे। होम को आगे क्यों लाए भैया, तो आप कहेंगे होम एक प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द हमेशा वाक्य में सबसे पहले लिखा जाता है, इसलिए हमने होम को पहले कर दिया। अब बचा बाई अकेले। यहाँ बाई के लिए क्या नियम है, बाई के बाद वह एजेंट आना चाहिए जिसके पहले यह लगता है, अर्थात बाई को हम ऐसे अकेले नहीं लिख सकते हैं, बाई को हमें उसके बाद लिखना पड़ेगा जो वास्तव में करता था। जैसे यहाँ देख लीजिए, आपने लिखा था व्हाई वेयर द बुक्स बीइंग बॉट बाय देम, बाय हिम, यानी बाई के बाद वो एजेंट आना चाहिए, वह कर्ता आना चाहिए जो वाक्य का एक्चुअल करता है। इस वाक्य में वाक्य का एक्चुअल करता है हुम, तो बाई उठ करके यहाँ से हुम के पहले आ जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब पूरा वाक्य आपका बनेगा बाय हुम आर वी बीइंग कॉल्ड, यानी सीधा सा निष्कर्ष निकला कि अगर किसी वाक्य में हु पहले लगा हो तो बाय हुम हम पहले कर देंगे। समझ गए होंगे। यदि किसी वाक्य में हु लगा हो तो हम बाय हुम का प्रयोग सबसे पहले कर देंगे। वन मोर सेंटेंस, हु टीचेज अस, हमें कौन पढ़ाता है। अब इसमें देख लीजिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हु के स्थान पर बाय हुम पहले लिख लीजिए ताकि आपकी समस्या दूर हो जाए। बाय हुम हो गया। बाय हुम के बाद हमें सहायक्रिया लगानी है अस को कर्ता बना करके वी के अनुसार, तो वी के अनुसार सहायक्रिया क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये तो आर लगेगा, बाय हुम आर वी, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा टाट। ये आपका आंसर हो गया, बाय हुम आर वी टाट। एक शब्द और बचता व्हाट वाला, व्हाट वाला भी देख लेते हैं, कम से कम दो एग्जाम्पल है। व्हाट आर यू, व्हाट आर दे कर दें, व्हाट आर दे राइटिंग। बच्चों अब तक आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल आए उसमें भी कर्म होता कहाँ था, कर्म होता था क्रिया के बाद। इसमें देखिए क्रिया के बाद कुछ है ही नहीं, क्रिया के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि इस वाक्य में जब कोई वाक्य व्हाट से शुरू होगा या जब कोई वाक्य हुम से शुरू होगा, हुम WHOM, तो उसमें यही दोनों शब्द कर्म का भी काम करेंगे, यानी ये व्हाट कर्म का भी काम करेगा, यानी ये भी डबल रोल में है, यह कर्म भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो सबसे पहले वही काम करिए, कर्म को कर्ता बनाइए, यानी व्हाट को जब कर्ता बनाओगे तो व्हाट ही बनेगा। अब इसी व्हाट के अनुसार
हमें एक सहायक्रिया लिखनी है। ध्यान दीजिए, व्हाट के अनुसार लिखा जाएगा और व्हाट को हमेशा सिंगुलर मानते हुए हम इसकी सहायक्रिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अनुसार इज बीइंग कर दें। व्हाट इज बीइंग, क्योंकि व्हाट को ही कर्ता माना गया है। व्हाट इज बीइंग और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका रिटन, WRATT। व्हाट इज बीइंग रिटन कर्म पूरक है नहीं तो भाई लगा लीजिए और डे का कर्म हो जाएगा देन। यह कैसे हो गया? व्हाट इज बीइंग रिटन बाय देम, यानी उनके द्वारा क्या लिखा जा रहा है। एक और बात देखते हैं, व्हाट डिड ही डू यस्टरडे, व्हाट डिड ही डू यस्टरडे, उसने कल क्या किया। यहां भी व्हाट को आप कर्म मानेंगे तो उसको कर्ता बनाइए तो बन गया व्हाट। अब हमें व्हाट के अनुसार साइक्रिया लगाना पास्ट इंडिफिनिट की, याद नहीं याद कर लीजिए, पास्ट इंडिफिनिट की साइक्रिया व्हाट और वेर होती है तो व्हाट के अनुसार व्हाट हो जाएगा। थर्ड फॉर्म डू का क्या हो जाएगा? डन हो जाएगा। व्हाट वाज डन कर्म पूरा क्या है? यस्टरडे। व्हाट वाज डन यस्टरडे और बाई लगा दीजिए। अब बाई लगा करके हमें ही का फल लेना है। बच्चों केवल इतने से आप पैसे नहीं सीख जाएंगे। ये तो हमने एक कोशिश किया आपको पैसे सिखाने का। आप जितने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आपको समझ में आएगा। वीडियो आज थोड़ा सा लंबा हो गया है, 42 मिनट होने जा रहा है। एक बार देखते हैं, whom do you like, whom do you like, तुम किसको पसंद करते हो। यहां भी whom देख लीजिए, ये भी डबल रोल में है, कर्म भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो whom का कर्ता बना लीजिए और whom का कर्ता होता है who। यहां देख लीजिए, who का कर्म है और whom का कर्ता who के साथ साइक्रिया प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अनुसार इज लग जाएगा। who इज थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक का, लाइक्ड, who इज लाइक्ड कर्म पूरा है नहीं तो भाई लगा लीजिए और यू का यू हो जाएगा और प्रश्नवाचक पूरा बन गया। who इज लाइक्ड बाय यू। तो बच्चों हमें पूरी उम्मीद है कि यह टॉपिक आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए, इसको पहले से नोट बना लीजिए और कुछ एक्सरसाइज करिए। जहां कहीं कोई समस्या आती है यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9919909080। आप लोग देख ही रहे हैं नंबर मेरा कितना नजदीक है। आप इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको पैसिव सिखाने की और हमें उम्मीद है कि आप पैसिव सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो अभ्यास करिए। बिना अभ्यास के कोई भी काम में सफलता हम नहीं पा सकते हैं। अभ्यास ही है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। आप अभ्यास करें, जहां कहीं समस्या आएगी वहां हम आपकी सहायता करेंगे। अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे मॉडल वाले वाक्यों को कैसे बनाया जाता है। तब तक आप इस टॉपिक को तैयार करें और जहां कहीं समस्या हो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।